नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध शामिल किए गए हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो दूसरा निबंध आपके सिलेबस में लगाया गया है। दरअसल पहला निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनके दूसरे निबंध की, दिल्ली दरबार दर्पण की। तो ये निबंध पढ़ते हैं, इसमें से कुछ तथ्य और कुछ जो जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं उनको जो है साझा करते हैं आपके साथ। तो दिल्ली दरबार दर्पण, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, ये एक साहित्यिक निबंध है जो समाचार बोली में लिखा गया है। दिल्ली दरबार दर्पण, दरअसल 3 जो है दिल्ली दरबार दर्पण हुए हैं। पहला दिल्ली दरबार दर्पण 1 जनवरी 1877 में वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में हुआ, और जो दूसरा आयोजन हुआ वो 1903 में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरा जो आयोजन हुआ वो 1911 में हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय। लेकिन ये वाला जो दिल्ली दरबार दर्पण है जिसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो पहला दिल्ली दरबार दर्पण है जो कि लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ये चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। तो ये जो है, ये दिल्ली दरबार दर्पण में प्रथम दिल्ली दरबार दर्पण के आयोजन की चर्चा की गई है। निबंध में सभी बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने चांदी का तगमा देकर सम्मान दिया जा रहा है। ये चीज आपको याद रखें, आप लोग याद रखें कि उसमें जो है निबंध में जो उस दरबार दर्पण में राजा लोग आए हुए हैं उनको कौन सी चीजें सम्मान के तौर पे दी जा रही हैं। तो उन लोगों को एक एक रेशमी झंडा दिया जा रहा है और उसके साथ साथ सोने चांदी के तगमे दिए जा रहे हैं। उस झंडे में एक तरफ तो राजेश्वरी का मुकुट बना है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि झंडे की तरफ कौन सा प्रतीक चिन्ह बना है, राजेश्वरी का दंड बना है, राजेश्वरी का मुकुट बना है, या फिर ब्रिटेन की कोई ऐसी चीज बनी है। तो आप लोग याद रखें, झंडे की एक तरफ राजेश्वरी का मुकुट बना है और दूसरी पटरी पर जिस व्यक्ति विशेष को झंडा दिया जा रहा है उस राजा का नाम लिखा हुआ है। बात समझ में आई? जो लोग दिल्ली दरबार दर्पण में आए हुए हैं उन लोगों को जो है एक झंडा दिया जा रहा है जिसमें एक तरफ राजराजेश्वरी का मुकुट प्रतीक के तौर पे बना है और दूसरी तरफ उस राजा का नाम लिखा है जो झंडा पा रहा है। ये चीज आप लोग याद रखें। राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या फिर चांदी के केवल तमगे ही मिले। इस निबंध में भारतेंदु ने वायसराय को श्रीयुत शब्द के द्वारा पुकारा है, या फिर वायसराय शब्द के लिए श्रीयुत शब्द का प्रयोग किया है। तो भैया यहां से आप लोग ये चीज याद रखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबंध में भारतेंदु ने वायसराय को क्या कहकर पुकारा है। तो आपका जवाब रहना चाहिए श्रीयुत। अब जहां पे श्रीयुत शब्द का प्रयोग होगा इस निबंध में तो आपको समझ जाना है ये बात किसकी चल रही है, वायसराय की चल रही है। झंडा और तमगा देते समय वायसराय हर एक राजा से यह वाक्य कहता था। जब वो झंडा और तमगा किसी राजा को देता था तो वो ये वाला वाक्य कहता था। वाक्य जो है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, आप भी समझ लीजिए कि वो कौन सा वाक्य बोलते थे। वे कहते थे कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान रहेगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खैर खा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा पहनाता हूं। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे आपके कुल में बहुत दिनों तक रहकर इस उत्सव के दिन को जो है ये झंडा और ये तगमा याद दिलाए। तो इस तरीके से वो लोग झंडा तगमा जब भी किसी राजा को देते थे तो प्रत्येक राजा के कान में वो लोग ये वाली बात कहते थे। तो आपने ये चीज जान ली।
निबंध में एक किरदार के रूप में आते हैं किलात खां। किलात खां को जो है झंडा नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े आदि सब मिलकर लगभग 25,000 की चीजें तोहफे में दी गई हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षक आपको विकल्प के तौर में रख के कुछ भी दे देगा। 4 विकल्प आपको एक निबंध से दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, हर चीज याद रखनी है कि किलात खां को झंडा मिला या फिर नहीं मिला। अगर झंडा नहीं मिला तो झंडे की जगह पे उनको क्या मिला। इस तरीके से प्रश्न आपको अपने मस्तिष्क में रखने हैं। किलात खां के साथ जो सरदार गए थे उनको किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई, यानी किलात खां को लगभग 25,000 की चीजें तोहफे में मिली और जो उनके संग सरदार थे उनको जो है 10,000 की चीजें किश्तियों में लगा कर दी गई। जो खां साहब थे, बात हो रही है किलात खां की, इनका जो मिजाज था वो जो है थोड़ा रूखापन था। इस रूखापन का इनका जो स्वभाव था उसका अंदाजा आप निबंध में आए इस वाक्य से लगा सकते हैं। किस वाक्य से लगा सकते हैं भैया? निबंध में एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात करने के लिए गए थे। किसके डेरे पर? किलात खां के डेरे पर। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहिब ने कहा कि आपकी मुलाकात को आए हैं। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके, हम आपको देख चुके, अब जाइए। तो इससे पता चलता है कि इनका जो स्वभाव था वो थोड़ा जो है रूखेपन का इनका स्वभाव था। निबंध में उस समय के जो राजा थे, इनकी बोलचाल का जो ढंग है वायसराय से, महारानी से, इस पर भारतेंदु जी कहते हैं, उसका भी जिक्र भारतेंदु ने किया है। भारतेंदु की ये लाइनें हैं कि जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। मतलब उनको कहते हैं कि संक्षेप में मैं उनको बयां करता हूं कि किस तरीके से उस दरबार दर्पण में राजा मिल रहे थे उन वायसराय से या फिर महारानी से। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ आए और 2 एक ऐसे थे कि जब एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया, तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। एक महात्मा थे, राजा थे, जिन्होंने वायसराय की प्रशंसा करते हुए दिल्ली में उनकी उपस्थिति को खुदा की मौजूदगी के बराबर कहा है, खुदा की मौजूदगी से तुलना की है। निबंध में एक किरदार के तौर पे देखने को मिलते हैं नवाब लुहारू। इन भाई साहब की जो अंग्रेजी बातचीत है वो काफी हास्यास्पद है और वह अंग्रेजी के कायदे और मुहावरों के बिल्कुल हाथ पांव ही तोड़ देते हैं। नवाब लुहरू ने अरबी और फारसी में एक पद ग्रंथ की रचना की है जो श्रीयुत वायसराय को वे सुनाना चाहते हैं। तो इस किरदार के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें कि ये किरदार जो है कैसा है निबंध के अंदर। बिल्कुल आखिरी में 29 तारीख को महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आती हैं। आपको याद ये भी रखना है कि किस तारीख को महारानी तंजौर के वायसराय से मिलने आई। यह ताश जैसा वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश जैसा नकाब पड़ा था। महारानी के साथ उनके पति राजा सखाराम साहब थे और लड़के के अलावा उनकी जो अनुवादक थी मिसेज फर्थ भी थी। तो आपको याद रखना है कि महारानी के साथ साथ तंजौर के वायसराय से जब वो मिलने जाती हैं तो उनके साथ कौन गया है? उनके पति गए हैं। पति का नाम है सखाराम। लड़का गया है और लड़के के संग एक जो है इनकी अनुवादक है जिसका नाम है मिसेज फर्थ। ये लोग भी जो है महारानी के संग गए हैं तंजौर के वायसराय से मिलने। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसीलिए वायसराय से ज़्यादा बातचीत जो है उन्होंने नहीं की और अनुवादक जो थी मिसेस फर्थ को श्रीयुत वायसराय ने मन भावनी अनुवादक कहा है। तो 2 चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है कि जो महारानी है उनकी विशेष बात वायसराय से नहीं होती है, और एक चीज़ आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि जो श्रीयुत वायसराय हैं तो जो महारानी की अनुवादक है उसको उन्होंने क्या संज्ञा दी है, तो उनको मन भावनी अनुवादक के रूप में
कहा है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ निबंध के बारे में और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। महारानी के मुख से अंग्रेजी के यस शब्द को सुनकर वायसराय प्रसन्न हो गए। जब वायसराय और महारानी का संवाद चल रहा है तो उनके मुख से यस निकल गया, तो बड़े प्रसन्न हुए जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं रही थी और जो उसकी अनुवादक थी उसने भी बता रखा था कि महारानी को अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन उसको अंग्रेजी आती थी, उसने ऐसे ही बता के रखा था। तो जब वायसराय ने उनके मुख से यस सुना तो वो बड़ा खुश हुआ और इन्हें अंग्रेजी भी आती है ये जानकर। लेकिन जो मिसेस फर्थ थी उन्होंने जो है बता के रखा था कि महारानी को अंग्रेजी के 2-4 शब्द से अधिक नहीं आते, जबकि उनको अंग्रेजी आती थी। अगला फैक्ट ये है कि दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन 1 जनवरी को हुआ था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ वो कब हुआ। 1 जनवरी को हुआ। वो जो है एक बड़े मैदान में नगर से 5 मील। दूसरी बात आपको याद रखनी है, 1 जनवरी नगर से कितनी दूरी पर, तो 5 मील की दूरी पर हुआ। दरबार के बीच में वायसराय का षटकोण चबूतरा बना था और इस दरबार में 63 शासनाधिकारी राजाओं को चबूतरे पर जगह दी गई। तो 3 चीजें आपको यहां से याद रखनी है। तिथि याद रखनी है, 1 जनवरी है, जो नगर से 5 मील की दूरी पर इसका आयोजन हुआ, ये दूरी याद रखनी है, और कितने लोगों को वहां पे स्थान प्रदत्त किया गया, कितने लोगों को चबूतरे के आसपास स्थान मिला, 63 शासनाधिकारियों को मिला, ये भी चीज आपको याद रखनी है। दिल्ली दरबार के लिए आयोजित महोत्सव में तमाशा देखने या गवर्नमेंट के न्योते पर आने वालों की संख्या लगभग कितनी थी, 3000 थी। मतलब भैया 63 तो वो लोग हो गए जो राजा थे, इसके साथ साथ जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट अधिकारी या कर्मचारी थे या फिर जो है यहाँ के जो अधिकारी थे, उन सबको मिला के कुल संख्या कितनी थी, 3000 थी। और दरबार के दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौजें जो है तैनात थी। सरकारी फौजी तैनात थे या फिर सरकारी फौज के सिपाही तैनात थे, आपको ये याद रखनी है। तो कुल मिला के ये संख्याएं आपको याद रखनी है। दिल्ली दरबार सिंहासन पर श्रीयुत के साथ श्री लेडी लिटन और उनके 2 बालक आए थे, ये लोग भी आए थे, इनको आपको याद रखना है। श्रीयुत जैसे ही राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रैंड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम बजने लगा। आपको यहां से याद रखना है कि नेशनल एंथम कौन सा बजा था, तो गॉड सेव द क्वीन, यानी ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, ये जो है नेशनल एंथम उस समय बजने लगा। ठीक है, हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ था जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देश की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ चाहें बढ़ा लें। तो उस एक्ट के अंतर्गत ये चीज जो है पास की गई थी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में ये नियम भी बना कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देश की राज्य संबंधी पदवियों में महारानी विक्टोरिया के प्रसारित में लैटिन भाषा में इम्प्रेक्टिक्स यानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी तथा अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया वाक्य दिया जाए। महारानी विक्टोरिया के महोत्सव में चीफ हेरल्ड राज आज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ा तथा फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू तर्जुमा में पढ़ा। तर्जुमा का मतलब क्या होता है, अनुवाद। तो इन्होंने भैया इंग्लिश में पढ़ा और इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी ने उसको जो राजपत्र था उसको उर्दू में पढ़ा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। जो वायसराय थे वो समाज को एड्रेस करने के लिए, परखने के लिए खड़े हुए, और जो दरबार दर्पण था उसमें जो है वायसराय समाज को संबोधित करने के लिए खड़े होते हैं और उन्होंने हिंदुस्तानी रीत से कई बार सलाम किया, खड़े हुए राजाओं को बैठने का आदेश दिया। उनका इस तरह हिंदुस्तानियों को सलाम करना अंग्रेजी अखबार पायोनियर के संपादक को बुरा लगा। तो ये बात निबंध में आती है, आपको ये चीज याद रखनी है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। एक विकल्प ये भी डाला जा सकता है कि बताइए ये बात सही है कि नहीं है कि जब वायसराय ने हिंदुस्तानियों को उन्हीं के लहजे में सलाम किया तो अंग्रेजी अखबार पायोनियर के संपादक को बुरा लगा या फिर अच्छा लगा। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न आ सकता है।
श्रीयुत वायसराय ने महारानी के प्रशस्ति में कई पद पढ़े, जिनमें से एक पद इस प्रकार है। जब वायसराय उनको जो है, जो आम पब्लिक है, जो 3000 लोग हैं और वहां पे जो राजा बैठे हुए हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए जब खड़े होते हैं, तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी है जो कि निबंध में है। अगर आप निबंध पढ़ सकते हैं तो जरूर निबंध पढ़ें, तब आपको वो स्पीच पूरी मिल जाएगी। उसमें से कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वायसराय कहते हैं कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, उनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जिसमें लगभग 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उनमें से इस प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। तो एक बात इन्होंने ये बोली। वायसराय ने जो लंबा संबोधन पढ़ा, सबसे आखिरी में उन्होंने कहा कि ईश्वर विक्टोरिया और संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की रक्षा करें। ये बात उन्होंने आखिरी में बोली। और उपरोक्त कृपा में वाक्य के बाद नेशनल एंथम बजा और उसके बाद सेनाओं ने 3 बार हुर्रे शब्द के संग आनंद ध्वनि जो है की। तो ये निबंध था। ये निबंध की कुछ फैक्ट से संबंधित बातें थी, कुछ तथ्यात्मक बातें थी। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें। इनको याद करने का तरीका ये है कि इसको एक बार अपनी भाषा में, अपने लहजे में, अपने तरीके से जो है इसका नोट्स बनाएं और इनको 1-2 बार पढ़ें, या फिर जो है 1-2 बार क्लास देखें। उससे जो है आराम से आपका हो जाएगा, निबंध आपको आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो ये जो है आपकी क्लास थी। उम्मीद